नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉनसून की और शेयर बाजार की। आप भी सोच रहे होंगे मॉनसून और शेयर बाजार में क्या कनेक्शन है, लेकिन इसका बहुत गहरा कनेक्शन है मॉनसून और शेयर बाजार का। तो इसी कनेक्शन को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट जुड़े हुए हैं, जो कि हैं डॉक्टर रवि आर कुमार जी। ये CEO हैं नो द पल्स के। सर, आपका TV9 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, ये जो मॉनसून और शेयर बाजार का कनेक्शन है, थोड़ा लोगों को अटपटा लगता है, लेकिन जरा समझाइए कि इसका क्या कनेक्शन है। मॉनसून में शेयर बाजार की चाल कैसे बदल जाती है, या नहीं बदलती है तो क्यों नहीं बदलती है? जी सर। देखिए, शेयर बाजार जो है ना, शेयर बाजार लोगों को सिर्फ दो ही चीज़ों में समझ आता है मनीष जी। पहला, या तो फ्यूचर है या तो ऑप्शन है जी। और फ्यूचर ऑप्शन के बाहर भी बहुत बड़ा सल्तनत है जिसे लोग समझना नहीं चाहते हैं जी। ये शेयर बाजार तीन तरीके का मार्केट। पहला मार्केट होता है फॉरेक्स का, जो रुपया पैसा, यूरो, USD, GBP, JPY, INR। इसके नीचे आता है कमोडिटी, और कमोडिटी को आता है इक्विटी। जैसे कि जिस प्रोडक्ट पे हमने लेबल लगा दिया वो इक्विटी हो गया, और अगर रॉ प्रोडक्ट है तो हमारा कमोडिटी कहलाता है, उसके ऊपर का प्रोडक्ट हमारा फॉरेक्स कहलाता है। तो अगर कमोडिटी के प्राइस के अकॉर्डिंग ही सारे इक्विटी का प्राइस ड्राइव होता है। इक्विटी सेक्टर दो तरह से चलता है, या तो एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री या तो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अगर चावल का प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली है कि नेस्ले का मैगी महंगा हो जाएगा और उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल का सप्लाई कम होगा तो क्रूड ऑयल महंगा होगा, डेफिनेटली कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई इनवर्स रिलेशनशिप नहीं, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का। मैं समझाता हूँ एक बात। जैसे कि हिंडाल्को कंपनी एल्युमिनियम बेचती है, तो या बेचती है मतलब बड़े इंडस्ट्री को सप्लाई करती है। अब एल्युमिनियम का प्राइस अगर महंगा होगा तभी तो हिंडाल्को को भी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, ज्यादा उनका भी शेयर प्राइस और बहुत चीजों में चेंजेस आएगा। सही बात। तो कमोडिटी दो तरह का होता है। पहला कमोडिटी होता है एग्री कमोडिटी, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट एसेट्स। दूसरा होता है नॉन एग्री कमोडिटी, जिसको बोलते हैं हार्ड एसेट्स। तो एग्री कमोडिटी में आता है आप जो भी चीज आप चना, ज्वार, बाजरा, रफ राइस, शुगर, तेल, सब कुछ आता है, बिनोला, सब कुछ आता है। और नॉन एग्री कमोडिटी में आता है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम। और तो इस मॉनसून के समय में डेफिनेटली अभी इंडिया का जो वेदर है, इस पे एक रबी का फसल होता है, खरीफ का फसल होता है। तो अभी खरीफ का फसल खत्म हो चुका है, रबी का फसल का सीजन खत्म हो चुका है और खरीफ का फसल का सीजन आने वाला है। देखिए, हम जब 1 kg गेहूं खरीदने जाएंगे ना तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, लेकिन जब हमें 10 टन गेहूं खरीदना है तो हम अप्रैल मई में खरीद के नवंबर दिसंबर में बेचेंगे। एग्जैक्टली अभी के समय में एग्री कमोडिटी धीरे धीरे आने वाले समय महंगा होता है और इसका डायरेक्ट असर हमारे बाजार पर पड़ता है। दूसरा, इस पे सीजनलिटी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठंड के समय में पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है, और अभी जो ये गर्मी में थोड़ा कम होता है, गर्मी का मानसून के बाद ठंड। तो अभी जो क्रूड ऑयल का प्राइस अगर सप्लाई कम होगा तो डिमांड तो वही है, तो क्रूड ऑयल का प्राइस भी महंगा होगा। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन हर एक इंडस्ट्री से, हर एक प्रोडक्ट से है। जैसा कि सर आपने बताया कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, तो कुछ आंकड़ों की बात करता हूं मैं। जैसे आंकड़े आप देखेंगे तो जब मानसून कम हुआ है तो सेंसेक्स ने ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। अब मैं आंकड़ों की बात करूं, 2009 में मानसून कम था, तब सेंसेक्स ने रिटर्न दिया था 81%। उसी तरह से 2011 में सामान्य मानसून था तो वहां सेंसेक्स का रिटर्न हो गया -25%। इसी तरह से आप देखेंगे डेटा, तो जब मानसून ने पीक दिखाई है तब मार्केट ने भागा है। मतलब तो आपने जो बताया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बेस्ड होती है। वहीं आंकड़ों की बात करूं, जैसे एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, माइनिंग है, तो सब पे तो मानसून का कहीं ना कहीं असर पड़ता ही है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, तो सर इसमें आपको लगता है कि आम आदमी सोचता है कि यार बारिश से क्या लेना देना है, मुझे बारिश होगी तो मेरे बाजार को क्या हो जाएगा। मतलब मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टर की, क्योंकि कई सारे सवाल हमारे सोशल मीडिया पे पूछे गए जब हमने ये स्टोरी चलाई सोशल मीडिया पे। तो कह रहे हैं ये कैसा बेतुका है, मतलब मानसून से क्या शेयर बाजार को हो जाएगा। तो इसको जरा आम जनता को आप समझाइए कि भैया ये बहुत असर डालता है, और कैसे डालता है ये बताइए आप। जी देखिए, मैं पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल दोनों टर्म में बात करता हूँ। अगर मान लीजिए बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में देखा गया है कोल का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। जब कोल का प्रोडक्शन बंद होगा तो जो
कोल रिजर्व है कोल इंडिया के पास, उस कोल को महंगे प्राइस पर बेचेंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो सेंसेक्स बाय डिफॉल्ट ऊपर जाएगा। मॉनसून के समय में जितने भी बड़े माइंस हैं, माइंस बंद हो जाते हैं, तो माइंस जब बंद होंगे तो डेफिनेटली एल्युमिनियम का माइंस, सारे माइंस बंद होंगे तो एल्युमिनियम का प्राइस हाइक पे जाएगा, और उस वक्त हिंडाल्को का या जो भी स्टील कंपनी उनकी नेशनल एल्युमिनियम, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो अच्छा, इसमें एक और बात है कि इसको आप इत्तेफाक ना समझे, जिस वर्ष मॉनसून कम हुआ है उस वर्ष आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया है। जैसे कि पिछली बार हमारे डिबेट हुआ था, हमने कहा था कि आप देखिएगा मनीष जी, इस साल आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगी, अभी फिर जून में इंटरेस्ट रेट आने वाला है, चाहे मॉनसून का बहाना बने या कुछ भी बहाना बनाए। हमने कहते हैं कई ने अपजस लिन्हा राम को लिखा बनवास सकीरे, तो हर हाल में इंटरेस्ट रेट कम होगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जब इंटरेस्ट तो डेफिनेटली कंपनियों को कम कर्जा चुकाना पड़ेगा, तो कंपनियों को प्रॉफिट होगा, तो उससे शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। तो पहला तो ये होगा, जैसे एक मैं सीधा सा एग्जांपल देता हूं कि डिमांड और सप्लाई काम कैसे करता है। अगर हमारी कंपनी छाता बनाती है और हम मानसून से हमें फायदा ही होगा ना, तो जितनी भी कंपनियां हैं मानसून से सबको फायदा है, चाहे कोल बनाने वाले कंपनी, सड़क बनाने वाले कंपनी, रियल एस्टेट का काम एक रुकता है क्योंकि वहां पे मानसून का असर दिखता है, मानसून का दिखता है, कोल कंपनी। और क्या लगता है, बारिश होने से इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होता है ना, और इंडिया में आप देखें दिल्ली में भी बारिश होता है, मुंबई में भी, सब जगह, तो मानसून का कहीं ना कहीं मिला जुला असर है। मानसून के समय में आप देखेंगे शादी ब्याह का भी मौसम कम हो जाता है, तो वो भी हमारे इंडिया के जीडीपी में आज 27% योगदान है शादी ब्याह का, ज्वेलरी बाइंग का, लग्जरी एक्सपेंसेस, कार बाइंग का, 27% का जीडीपी रन होता है वहां से। जी सर, तो ये आए मानसून पे। अब बाजार को लेकर बात करते हैं। मार्केट में आप देख रहे होंगे पिछले, क्योंकि आप तो खुद मार्केट को इतने अच्छे जानते हैं, तो मार्केट में जो ये मतलब बिल्कुल वॉलेटाइल है, कभी बिल्कुल, जैसे कल की बात करूं मैं तो अचानक से इतना गिरा, फिर रिकवर हो गया, फिर कल तो मतलब कल जैसा नाटक तो मैंने मार्केट को बहुत कम करते देखा है, फिर अचानक से 500 पॉइंट जाता था, फिर घट के 100 पॉइंट पे आ जाता था, फिर 800-900 तक गिरा, लेकिन रिकवर होकर फिर लास्ट में 600 पॉइंट समथिंग कल बंद हुआ। तो इतनी मार्केट में बेचैनी क्यों है सर? मतलब कल हम लोगों ने एक स्टोरी भी की, सांप सीढ़ी का खेल क्यों खेल रहा है मार्केट, तो इसके पीछे क्या वजह लग रहा है सर आपको? देखिए, ये आपको लगता है जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है नहीं। अभी उन्होंने शेयर खरीदा और 5 मिनट के अंदर दिल के अंदर बेचैनी शुरू हो गई। मैंने एक बात बोला था कि अगर किसी भी जगह पे अगर आप अपने भाई को भी 10,000 रुपया उनकी कंपनी में देते हैं तो रिसर्च करते हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। अगर नोएडा में भी इतना प्रॉपर्टी बेचा गया, अच्छा फलाने प्रॉपर्टी के बगल में फलानी कंपनी आ रही है, मीन्स प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, फलाना जो प्लॉट है ना उसके बगल में फलानी कंपनी आ रही है, तो वो प्रोफेशनल्स आ रहे हैं। आपकी कंपनी प्रोफेशनल्स है नहीं, आपकी कंपनी प्रॉफिट में है नहीं, कंपनी का बैलेंस शीट आपने चेक किया नहीं, और आप कह रहे हैं कि मेरा शेयर ऊपर जाए, तो ये जो सांप सीढ़ी का खेल है आपको दिखता है। क्योंकि ये जो वेव्स है ना, देखिए स्विमिंग पूल में वेव्स नहीं है तो वहां मोती भी नहीं मिलेगा, कोई डूबेगा भी नहीं। बड़े समुद्र में बड़ा जहाज डूबता भी है और उसमें मिलता भी है, सारे जो वाइल है, मोती है, सब उसी समुद्र में छुपा हुआ है, आपको निकालने आना चाहिए। वो हरिवंश राय जी की कविता है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो ये जो लहर है ना, ये तैरने वाले को स्विमिंग पूल में डालिए, तालाब में डालिए, नदी में डालिए या समुद्र में डालिए, वो कहीं भी तैर लेगा। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गलत है, उनको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाई मार्केट शुड पे यू? ये सांप सीढ़ी नहीं है, ये बाजार का मूवमेंट है। मार्केट वोलेटाइल है ही नहीं अगर मेरे टर्म्स में देखा जाए तो। ये ऑप्शन वाले बताएंगे मार्केट वोलेटाइल है, जुआरियों, वो जुआरी हैं, दे आर नॉट अ ट्रेडर, दे आर एडिक्टेड टू ट्रेडिंग, नशेरी हैं। नशा कब होता है? जब किसी काम में हम बाय चांस उतरते हैं, बाय चॉइस नहीं उतरते हैं। ये जो कहते हैं मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ और मुझे लॉस हो रहा है, आपके पास ना डिग्री, ना 1000-2000 करोड़ रुपया, ना कोई 2-4 फ्रेंड जो कि 100-200 करोड़ लगाता हो, पैसा क्यों दे? तो ये बेफ्स जो है, जैसे लिक्विडिटी, बाजार जब तक हिलेगा नहीं तब तक बाजार में कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, मार्केट में 2 तरह से पैसा कमाया जाता है, बाय राइट, सिट टाइट, ये हमें सिखाया गया है। लेकिन अगर आप सदर बाजार जाते हैं, अब मुझे मोबाइल फोन लेना है, तो मंडी वाला बोलेगा हाँ भाई
तुम्हारे पास 100 फोन है क्या, आपको वेट करता है, वो बगल में लेके पहले बेच देता है। तो प्रोफेशनल शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमाते हैं, लेकिन शॉर्ट सेल करना नोविस ट्रेडर को तो आता नहीं है, वो शॉर्ट सेल जानते मतलब वही है कि आपने कुछ सीखा नहीं, आप सीधे कूद गए समुद्र में। तो आपके पास ना बचाने के लिए कुछ है, ना आपके पास ऐसा कोई सिप है, जैसा आपने कहा दोस्त। तो ये अक्सर देखा गया है, और इसीलिए जैसे एफएनओ की बात हो रही है, तो एफएनओ में जो कहा जाता है, सेबी का डेटा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि 93% इन्वेस्टर डूबते ही डूबते हैं, क्योंकि बिना तैयारी के आप कूदोगे समुद्र में तो डूबोगे ही डूबोगे। तो आपका बिल्कुल सही कहा। तो सर ऐसे में निवेशकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि मतलब आपको इस बाजार में, क्योंकि हर आदमी को आज के डेट में, मतलब आप देखेंगे डेटा, सरकारी डेटा, तो डीमैट अकाउंट लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स का लॉस भी वैसा ही होता जा रहा है, और कमा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कमाने वाले कमा नहीं रहे हैं, लेकिन वही कमा रहे हैं जो बिल्कुल सीख के, रिसर्च करके। अब वो कहा भी जाता है कि आपने स्कूल में एडमिशन लिया तो आप एक ही दिन में तो नहीं डॉक्टर वकील बन गए, उसके लिए आपने डॉक्टरी की 5 साल की पढ़ाई की। तो ये लोग नहीं समझते हैं। तो ऐसे निवेशकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर? सर मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, लोग कहते हैं रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट इज रियल एसेट्स। हम भी उस वक्त नोविस के कैटेगरी में आते थे 2008-9 में, और हमने नोएडा में, मैं डेवलपर का नाम नहीं बताऊंगा, नोएडा हमने प्रॉपर्टी ले लिया। उन्होंने बताया सर यहाँ पे बुर्ज खलीफा ऐसा बिल्डिंग बनेगा, बिल्डिंग बना नहीं, बिल्डर जेल में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट पर रिसर्च नहीं किया। आज स्टार्टअप से फेल होते हैं, लेकिन कोई उस स्टार्टअप के बारे में बात करने को तैयार नहीं। आज कंपनियां ही फेल होती है, इंडस्ट्री भी फेल होता है। स्टॉक मार्केट में पैसा बाद में, सबसे पहले 2 तरह का मोड होता है, एक स्टार्टअप मोड, एक होता है स्केल अप मोड। तो स्टार्टअप मोड में हमें किसी से कोई पैसा नहीं लेना है। स्टॉक मार्केट में लोगों के आने का सबसे बड़ा कारण मनीष जी एक है कि उनको लगता है ना कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं और 2 लाख रुपए का हम सौदा खरीद लेते हैं। लेवरेज उठाते हैं। लेवरेज मींस लोन। और लोन आपको नहीं मिल रहा है, लोन हमारे सिविल को नहीं मिलता है। मैं बिहार से हूँ, मैं अपने गांव में जमीन लूं, बैंक लोन नहीं देगी। मैं गुरुग्राम में लेता हूँ, देती है। मतलब इसका मतलब साफ है कि बैंक को हमारे आईटीआर से कोई लेना देना नहीं है, बैंक को उस प्रॉपर्टी पे भरोसा तब लोन दे रही है। तो लेवरेज आपको नहीं मिल रहा है। लेवरेज आज के डेट में आरकॉम को क्यों नहीं मिल रहा है, लेवरेज पुंज लॉलाइट को क्यों नहीं मिल रहा है, लेवरेज रिलायंस इंडस्ट्री को क्यों मिल रहा है? तो मीन्स वो प्रोडक्ट अच्छा है। तो हम स्टॉक मार्केट में आते हैं और तुरंत जितना हो सकता है लेवरेज पे माल उठा लेते हैं। जो सर आपने बिल्कुल सही कहा। एक रिपोर्ट भी मैंने आज ही पढ़ी जिसमें कहा गया कि जितने भी हैं, चाहे वो वेदांता हो, चाहे टाटा ग्रुप हो, चाहे दमानी जी हो, मतलब जो बड़े बड़े दिग्गज निवेशक हैं, वो आजकल, एक डेटा में बता रहा हूँ, वो आजकल रियल एस्टेट में दबा के पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उनको रियल एस्टेट का एक एसेट दिख रहा है जिसमें रिटर्न की बात की गई थी कि 10 से 17% का रिटर्न उनका फिक्स हो रहा है। तो वो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में तो लगा ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक नया एसेट क्लास ढूंढा है। तो इसके पीछे आपको नहीं लगता कि वो लोग दूर की सोचते हैं और पहले ही निशान, जैसे आपने रियल एस्टेट की बात करी, तो इस पे आपको क्या लगता है कि वो दूर की सोचते हैं या सच में रियल एस्टेट में फिर से कुछ आने वाला है? सर हर एक व्यापारी, हर एक इंसान का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है। वो गोल्ड में भी निवेश करते हैं, रियल एस्टेट में भी करते हैं, इक्विटीज में भी करते हैं, बॉन्ड में भी करते हैं, सब जगह निवेश करते हैं। लेकिन उनके पास एक स्टडी है, वो प्रोडक्ट को पहले स्टडी करते हैं, लेवरेज बाद में लेते हैं। पहले प्रोडक्ट अच्छा, प्रोडक्ट सही नहीं तो लेवरेज लेने का क्या फायदा? हम देखिए वही बता रहा था कि एक मोड होता है स्टार्टअप मोड, एक होता है स्केल अप मोड। हम शुरू में ही बस डिमैट अकाउंट खुला नहीं कि सोचते हैं रातों रात अरबपति बन जाए, लेकिन हम ये भूल गए कि हमने कुछ स्टडी ही नहीं किया बाजार के बारे में। जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे तो पैसा 1 का 2 कैसे होगा? हम रातों रात डबल करने की सोचते हैं। मैं सबसे बात 10 बार पूछता हूँ, व्हाई मार्केट शुड पे यू? क्योंकि दुनिया का किसी भी हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, आईआईएम कहीं नहीं पढ़ाया जाता हाउ टू बिकम अ बिजनेसमैन, हाउ टू बिकम एम्प्लॉय, सब जगह पढ़ाया जाता है। तो ये ट्रेड मींस व्यापार, व्यापारी कैसे बना जाए उसके लिए बाजार में आपको समय लगाना पड़ेगा। पहले स्टार्ट कीजिए, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट और साइजिंग, चार चीज लगाना। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, गुरुदेव बोला करते थे कि दुनिया के जिस काम में एंट्री आसान है उस काम का एग्जिट बहुत डिफिकल्ट है। स्टॉक मार्केट में लोग इसलिए आए क्योंकि एंट्री में तो कोई एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं देना है, बस अकाउंट खुलवाया घुस गए, खोला सीधा। आजकल तो इतना बढ़िया हो गया है कि आपने मोबाइल पे सीधा बटन दबाया, 1 क्लिक में सेल, 1 क्लिक में बाय। तो लोगों को सबसे आसान काम लगता है ये, लेकिन जबकि है ये सबसे कठिन काम, क्योंकि आपको उस समुद्र में जहां हजारों करोड़ लेके एफआईएस बैठे हुए हैं, बड़े बड़े निवेशक दिग्गज बैठे हुए हैं, जिन्होंने मान लीजिए 5,000 करोड़ डाल दिया किसी स्टॉक पे, तो स्टॉक अचानक से रॉकेट बन जाता है, और वहीं 5,000 करोड़ निकाला तो अचानक से डूब जाता है। जैसे आप यस बैंक की कहानी ले लो, जब इतना कोहराम मचा था, हालांकि
सरकार ने उसको बचा लिया। तो उस टाइम पे भी ऐसा लग रहा था कि जो यस बैंक के निवेशक, खास करके मैं बहुत सारे निवेशकों को जानता हूं जो इतना घबरा गए थे। एक की बात बताऊं तो एक ने बैंक से 3 लाख रुपया पर्सनल लोन उठाया और सारा पैसा यस बैंक में लगा दिया। उसके बाद खबर आई, उसके ठीक एक हफ्ते बाद खबर आ गई कि भैया यस बैंक धराम हो गया जी, यस बैंक की अब डूब जाएगा। हालांकि सरकार ने बचा लिया। तो ऐसे निवेशकों को सर क्या सलाह है आपकी कि भैया स्टॉक मार्केट में मतलब सबसे जो मेन थंब रूल है वो क्या कहते हैं सर आप? देखिए, दो तरह का काम होता है मनीष भाई। एक होता है सिस्टम ड्रिवन वर्क, एक होता है इमोशन ड्रिवन। जी। यहाँ तो एक तो पहले बैंक से आपने लोन लिया, वहां पे इंटरेस्ट भर रहे हैं, आप मार्केट से लेवरेज ले रहे हैं, इसको ओवरनाइट लेके चलेंगे, यहाँ भी 18% इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो एक होता है सिस्टम ड्रिवन वर्क, एक होता है इमोशन ड्रिवन। मेरा एक फेवरेट डायलॉग है दैट मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी, बट योर ट्रेड शुड बी 100% प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट सबको चाहिए, प्रोसेस कोई नहीं फॉलो करना चाहता है। हम किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं? ऐसे में इनको ये है कि पहले एक मॉडल को सक्सेस कीजिए कि आप इंट्राडे कर पा रहे हैं, वीकली कर पा रहे हैं, पोजिशनल कर पा रहे हैं। आपको मॉडल पता ही नहीं है। मतलब यहाँ भी आपको एक सिस्टम सेट करना पड़ेगा और सबसे पहले एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि मुझे अगर इंट्राडे करना है तो उसमें मुझे कैसे परफेक्ट है, या मुझे लॉन्ग टर्म करना है तो उसमें कैसे परफेक्ट। मतलब आपको एक चीज चुननी पड़ेगी, यही आप कहना। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल, मान लीजिए बिहार में दहेज प्रथा चलता है और मान लीजिए मैं कमाता हूँ, मान लीजिए हमारे बहुत बड़े घराने में शादी होती है और मेरे ससुर जी ऐसे प्रभु को प्यारे हो गए, मैंने भी नहीं देखा, एक जहाज गिफ्ट करते हैं। तो मैं बोलता हूँ तुम्हारा भाई जहाज उड़ाएगा। हम इमोशन से जहाज नहीं उड़ा सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई है जो उस जहाज को उड़ा रहा है। हमें नहीं उड़ाना आता, और अगर हम भूल चूक से YouTube का वीडियो देख के उड़ा भी लिए तो लैंड कैसे करवाएंगे? सही बात है। तो एग्जैक्टली ट्रेडिंग में भी यही है कि जहाज उड़ा सब लोग लेता है, लैंड नहीं करा पाता है। मतलब आपको ये है कि आपको पहले, जैसे आप बाकी प्रोफेशन चुनते हैं, अब जैसे मैं मीडिया में हूँ तो पहले मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया, फिर इंटर्नशिप किया, फिर ट्रेनिंग किया, फिर 50 जगह नौकरी की, तब जाके थोड़ा बहुत समझ में आया कि मीडिया कैसे काम करता है। तो इसी तरह आपको मतलब शेयर मार्केट भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें पहले घुसना तो आसान है, आप घुस जाओगे, लेकिन इसमें आपको बेहतर होना है तो आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। 100%। जी सर, आप कितने साल से इस मार्केट को देख रहे हैं सर? सर मैं 2009 में इंटर किया सर। 9 मतलब काफी लंबा टाइम हो गया। हाँ, और अगर विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं पता चल जाता ना मेरे गांव वाले में कि मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूं, तो मैं दुबई में रह के अपना सारा कमोडिटी फॉरेक्स कर रहा था, तो ये पता चल जाता तो मेरी शादी नहीं होती। इतना बड़ा क्राइम है। आज के डेट में सरकारी नौकरी कर लीजिए, कलर की तो अच्छी बात है, लेकिन लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है। तो इतिहास भी आपके सामने है, दमानी साहब हो गए, झुंझुनवाला साहब हो गए, वॉरेन बफे हो गए और दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर। तो इसमें एक मॉडल करना पड़ेगा और आपको इमोशंस नहीं, हे भगवान आज अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो हम लड्डू फोड़ेंगे, हम चाहते हैं नीचे जाएगा तो लड्डू फोड़ेंगे। क्योंकि वहां दोनों बैठे हुए हैं, भगवान किसके सुने, ज्यादा पैसे वाले के सुने कि कम पैसे वाले के सुने? बिल्कुल सही बात। तो हम शॉर्ट सेल करना चाह रहे हैं कि पैसा बनेगा, आप लॉन्ग करके पैसा बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें किसी का इमोशंस नहीं चलता है। वो कहते हैं ना कि बुल बियर की लड़ाई होती है, उसमें मारा जाता है बेचारा रिटेल निवेशक। बेचारा वो इसलिए है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं कि गेम क्या हो रहा है। आप उस गेम में अपनी मुंडी घुसा दी आपने, तो आपकी मुंडी तो कटेगी। तो लेकिन ये चीज समझते नहीं है। तो हमारा सर ये शो करने का मकसद यही था, एक तो मानसून, क्योंकि मानसून से शेयर बाजार का कनेक्शन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दूसरा ये कि जो बाजार में भेड़ चाल लगी हुई है उसमें मतलब आप सफल होना बहुत, मतलब रिसर्च करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप सफल होंगे, लेकिन आपका ये कहना है कि भेड़ चाल में घुसो मत, अपने तरीके से, अगर घुसना भी है तो अपने तरीके से घुसो। देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हम डिसाइड करते हैं कि आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है कि साइंस पढ़ना है। दुनिया का हर काम बाय चॉइस किए। देखिए, स्टॉक मार्केट का एक फंडा है, सिंपल इतना समझना है कि बाय इन होलसेल, सेल इन रिटेल, और ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। आप पहले एक मान लीजिए टमाटर या प्याज या आलू का जो प्राइस था, होलसेल प्राइस पहले 2 रुपए था, रिटेल प्राइस 3 रुपए था। अभी होलसेल प्राइस 20 रुपए, रिटेल प्राइस 25 रुपए। तो इस समय के अकॉर्डिंग रिटेल वैल्यूएशन क्या होगा, और उस प्राइस में प्रोडक्ट आता ही आता है। लेकिन ये अटपटा लगता है। देखिए, जब हम कोई भी डील करने जाते हैं ना, तो हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो उसने कहा 20 करोड़, तो हम कहते हैं बार्गेन करते हैं 15 करोड़। स्टॉक मार्केट में लगता है ना, ऐसे लोग घुस रहे हैं ना, लगता है कि अब ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि वो इमोशंस के शिकार है। मतलब आपका कहना है कि अपने इमोशन पे कंट्रोल रखिए, ग्रीड ऑफ फियर। हाँ, ग्रीड ऑफ फियर, मतलब उस ग्रीड में मत पड़िए, क्योंकि लालच बुरी बला है। हमारे दादा परदादा के जमाना से, उससे भी पुराने जमाने से लोग कहते आए हैं, लोगों को पता भी है कि लालच बुरी बला है, लेकिन फिर भी उसी लालच में फंसते हैं, जिसके कारण वो डूबते हैं। तो सर, आपने एक बताया कि पहले तो लालच मत करो, दूसरा प्रैक्टिस के साथ आओ। अब मैं दर्शकों को यहाँ बता दूं कि बहुत सारे लोग लॉस में चल रहे हैं, तो ये शो करने का मकसद ये भी है, और एक्सपर्ट
इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक्सपर्ट बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये 2009 से मार्केट की पल्स को समझ रहे हैं और इनकी कंपनी का नाम भी है नो द पल्स। तो आप अपने पल्स को अगर समझना चाहते हैं तो तरीके से समझिए। और सर मेरा एक सवाल और है कि जैसे FII हो गए, DII हो गए, लोग समझते कुछ भी नहीं है, केवल नाम याद कर लिया है और उनके चाल पे चलने लगते हैं। तो ऐसे निवेशकों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अधूरा ज्ञान मूर्खता की निशानी है जी। दुनिया का कोई राजा आज तक 6 फीट का पैदा नहीं हुआ, सब उतना बड़ा ही पैदा हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो करता है। हम जो है ना, हम रातों रात सल्तनत बनाना चाहते हैं। किसी को कॉपी मत कीजिए, किसी का स्टाइल कॉपी मत कीजिए। आपको देखिए आपको क्या सूट करता है। अगर पैरासीटामोल से मेरा बुखार उतर गया तो अब पैरासीटामोल का नाम हम जान ले तो हम डॉक्टर बन गए? नहीं, बिल्कुल। हमको कम से कम 200-400 मरीज पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा पैरासीटामोल के साथ एंटीबायोटिक भी देना होता है, ये देना होता है, वो देना होता है। यहाँ पे तो थोड़ा सा नॉलेज मिला नहीं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए कम से कम 1 से 3 साल का वक्त अगर आपके पास नहीं है बाजार में, तो आप बाजार में इंटर मत कीजिए। मैं सबको स्ट्रेट फॉरवर्ड सलाह देता हूँ, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अच्छा, आपने एक लाइन बोला कि अगर आप लॉस में है तो आप एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, प्रॉफिट वाले हैं तो आप नहीं, ये आप लोग का भी है कि प्रॉफिट वाले को कभी पॉइंट आउट नहीं करते हैं, लॉस वाले को हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। सही कह रहे हैं आप। तो नहीं सर, इसमें एक चीज है, जैसे आपने बोला कि लॉस में है तो एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, क्योंकि हम चूंकि मीडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलते हैं और कोई भी स्टोरी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चलाते हैं तो वहाँ बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर लिखा होता है कि किसी भी निवेश के लिए आप अपने पहले एक्सपर्ट से सलाह लें, किसी भी निवेश के लिए। उसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो सर एक दूसरी बात, आजकल जो सबसे ज़्यादा भेड़ चाल चल रही है यूट्यूब पे, वो शेयर मार्केट से कमाई कराने वालों की, सिखाने वालों की। हर तीसरा आदमी बोल रहा है भैया मैं करोड़पति बना दूंगा, मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इस लिंक को क्लिक कर लो। तो ऐसे इन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि भरे पड़े हैं, मतलब अगर आपने गलती से यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया तो यूट्यूब आपको इतने वीडियो दिखा देगा कि आप ना चाह के भी शेयर बाजार में निवेश करना शुरू कर दो। सर देखिए, एक चीज मैं बताता हूँ, वो तो कुछ भी आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा। जी, वो गूगल का एल्गो है वो तो। और डेफिनेटली मेरा भी आप IIM का लेक्चर्स वगैरह सब पढ़े हुए हैं उसमें। एक मैं उसमें बात बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बातें हैं, अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये करो तो आप उसको बैक टेस्ट करेंगे ना जी। स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट आपने किया नहीं जी। आप किसी के कहने पे करता है, मैं कहता हूँ इसे गोली मार दो तो आप मार देंगे, आप इसे किडनैप कर लो, आप कर लेंगे। हमारा दायित्व बनता है कि हम किसी भी स्टडी को बैक टेस्ट करेंगे, और उस बैक टेस्ट देखिए सोशल मीडिया हमारे लिए फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है। आप इसको कैसे यूज करते हैं, किसी भी चीज का 2 पहलू होता है, प्लस माइनस, पॉजिटिव निगेटिव दोनों पहलू होता है। तो पहले भी देखिए, पहले भी इन्फ्लुएंस होता था अलग अलग तरीके से, आज भी इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, स्टॉक मार्केट के बारे में छोड़िए, लोग तो इतने ज्यादा लालची हो चुके हैं कि वो क्या कहते हैं, तुम आओ, तुम 3 को लाओ, तुम 3 को लाओ, रातों रात करोड़पति, MLM मार्केटिंग जो भी है। तो वो भी अपने आप में एक स्कैम है, चेन सिस्टम। हाँ, हमसे लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग ना इससे मरे, उससे मरे। मैंने कहा सबसे ज्यादा आज के डेट में लोग मर रहे हैं तो ऑप्शन से मर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन के वाले किसी को बता भी नहीं सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। कोरोना वायरस ऑप्शन के सामने फेल है जी। मतलब ये कोरोना से भी भयंकर बीमारी है, इसलिए पहले तो आप इस बीमारी में पड़े नहीं, और पड़े तो तभी जब आपको पूरी नॉलेज हो, पूरा आपको अपने खुद पे विश्वास हो। सर एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि सारे यूट्यूब जितने भी जब से आए हैं, खास करके डिजिटल मीडिया जब से पॉपुलर हुआ है और लोगों के पास इतनी वैरायटी हो गई कि लोग अपने मोबाइल पे सारा कुछ एक्सेस कर लेते हैं। नहीं तो पहले जब आप लोगों से के भी पहले जब मार्केट जानना होता था तो आप लोगों ने मोटी मोटी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत रिसर्च किया होगा। तो ये चीजें लोगों के लिए सच बात है कि आसान हो गई है, लेकिन इस आसानी का आप गलत फायदा मत उठाइए। मतलब आपका तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो मतलब आंख बंद करके सीधा घुस जाते हैं? सर देखिए, मैं बताऊं एक चीज, हर जगह पे कीचड़ भी है, कमल भी है। आपको कीचड़ लाना है, कमल लाना है जी। ये हमारी गलती है कि हम क्या उठाते हैं वहां से। ये हम किसी इन्फ्लुएंस की कोई गलती नहीं देंगे। टीवी पे तो फैशन टीवी भी चलता था सुबह सुबह, और न्यूज भी चलता है, श्री कृष्णा भी चलता था। हमें जो देखना है उसको ट्यून करना पड़ेगा। हम देखना चाहते हैं, हम इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, हम जुआरी बनना चाहते हैं, तब हम उन चीजों को देख रहे हैं। आपका ही प्रोग्राम होगा, आप अगर अभी एक आता था बहुत सारे प्रोग्राम सास बहू के रिलेटेड और उसका TRP बढ़ जाता था। बहुत सारे प्रोग्राम सामने आते थे इस तरह से, मैं नाम नहीं लेना बहुत सारे चैनल्स का। तो मसाला, लोग मसाला देते हैं हमें, क्योंकि हमें मसाला पसंद है। मसाला। ट्रेडिंग इज ए बोरिंग गेम, बिजनेस हमेशा बोरिंग होता है, और हम इसमें एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं। एक्साइटमेंट से अब अच्छा एक्साइटमेंट हम ढूंढ रहे हैं, तो बारिश को एक्साइटमेंट से कोई लेना देना है क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं लेना देना है ना।
हम एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं। ये कॉपर को कोई एक्साइटमेंट लेना देना है, एल्युमिनियम को, क्रूड ऑयल को, आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, अभी के समय में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हमें हर हाल में कम रहेगा। एक्साइटमेंट से क्या होगा? इससे एक्साइटमेंट से बाजार ना बढ़ता है ना घटता है, बाजार अपने चाल में चलता है। मनीष जी, बाजार अपनी चाल में चलता है और आपको बाजार को पकड़ना है या आपको इस बाजार में घुसना है या इस बाजार से कमाई करनी है। तो जैसा एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आप सबसे पहले एक अपना गोल फिक्स कीजिए कि मुझे करना क्या है। दूसरी बात कि सबसे पहले एक डिसिप्लिन बनाइए, क्योंकि डॉक्टर बनने में भी इतना टाइम लगता है, पढ़ाई लिखाई करके लोग डॉक्टर बनते हैं। 15 साल में अच्छे डॉक्टर बनते हैं, 3 साल नीट की तैयारी, फिर 5 साल MBA, फिर उसके बाद बीएड करेंगे, फिर MD करेंगे, तब जाकर अच्छे तब जाके वो भी पहले आपको कहीं छोटे मोटे जगह काम में करना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनली अपना क्लिनिक खोल पाएंगे। जी, और क्लिनिक भी खोल लिया आपने तो गारंटी नहीं है कि चलेगा और इतना 2 से 5 करोड़ चाहिए भी। जी, और मार्केट में आप चाहते हैं कि हम घुसे और सीधा करोड़पति बन के निकले। जी, तो सर ऐसे में निवेशकों को एक सर और सवाल है, जैसे सेबी कहती है हमेशा कि सेबी की गाइडलाइन हमेशा कहती है निवेशकों को सचेत करती रहती है। ऐसे में जो कई सारे अभी फिन इन्फ्लुएंसर पे शिकंजा भी कसा गया, कई सारे मतलब बड़े बड़े जो तुर्रम खां, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, बड़े बड़े तुर्रम खां को बैन भी कर दिया गया मार्केट से। तो ऐसे लोगों की पहचान सर कैसे करें, या फिर एक मतलब 3 स्ट्रेटजी बता दीजिए जिसको एक आम निवेशक पकड़ ले तो उसका मतलब करोड़पति बने ना बने, लेकिन उसके लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाए और उसका जीवन आसान हो जाए। सर इस बात को बोलने से पहले, हाँ डेफिनेटली मैं ट्रेडर के साथ दुनिया भर में बहुत जगह पे ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन इस बात को बोलने से पहले एक लाइन दूंगा, डिस्क्लेमर, मैं ना ही कोई ब्रोकर हूँ, किसी भी का भी ब्रोकर नहीं हूँ, ना कोई एडवाइजर हूँ, ना तो इंडिया में किसी का 1 रुपया लेता हूँ PMS चलाने के लिए। ये सही गलत की पहचान करने कि मैं अगर आपको सपना दिखाऊं, मनीष जी तुम्हारी आपकी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, वो MLM वाला सपना जो होता है, बिल्कुल, तो आप पूछेंगे ना मनीष रवि भाई आप कौन सी गाड़ी से आए? नहीं मनीष जी अभी तो मैं ऑटो से आया हूँ, मैं भी अगले महीने खरीदने वाला हूँ। तो अगर हमने उस चीज को अचीव नहीं किया है, आपको किसी भी इंसान को अगर आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनको बैक टेस्ट कीजिए ना कि अगर उसने 2 रुपया नहीं कमाया और वो अपने लाइफ में 10 रुपया नहीं कमाया, हाउ ही कैन गाइड समवन। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें डॉक्टर ही सिखा सकता है कि डॉक्टर कैसे बनना है, कि एक इंजीनियर बताएगा और तुम्हें पेट फाड़ना सिखाता हूँ, इंजीनियर नहीं बता सकता है पेट फाड़ना सिखाता हूँ। तो आपको खुद, हम खुद बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी के बुश में। अगर लगता है कि ये बातें सही है तो उस बातों को फॉलो करना है, बैक टेस्ट करना है, क्योंकि लास्ट में पैसा हमारा जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ा दंड होता है अर्थदंड, जब पैसा चला जाता है ना तो दुविधा में दोनों गए ना। क्योंकि सर कहा भी गया है जैसे योर मनी योर हेल्थ, आपका पैसा आपका स्वास्थ्य, इन 2 चीजें अगर आपका फिट है, हेल्थ और वेल्थ आपकी फिट है, तभी आप कुछ तीसरा कुछ दुनिया में कर पाएंगे, वरना सब कही सुनी बातें हैं। तो आप समझिए कि एक्सपर्ट कितनी अच्छी बात बता रहे हैं आपको। तो आप मतलब कभी भी किसी भी चीज़ में, शेयर बाजार ही नहीं, कहीं भी निवेश करें तो सबसे पहले अपने आप को झांके। और जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कई सारी चीज़ें करने से पहले बैक टेस्ट जरूर करें। बैक टेस्ट मतलब जो आप मान लीजिए किसी का प्रवचन आपने सुन लिया और आपने उसको जीवन में इंप्लीमेंट करना है, तो पहले देखिए कि वो कैसे हो रहा है, तो तभी आप जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। और सर आप TV9 का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई और उम्मीद है कि दर्शकों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो ऐसी ज़रूरी जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।